कलीमुल हफीज साहब, आपसे ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। जरा बताइए, ये जो फ्लोर का ग्राफ गणित मैंने बताया, इस हिसाब से अभी आपको क्या सिचुएशन दिखाई देती है? अगर ईद के बाद ये बिल संसद के अंदर पेश हुआ तो क्या हालात होंगे? देखिए, जिस तरह से एनडीए के जो पार्टनर हैं, ख़ासतौर से चंद्रबाबू नायडू ने जो बयान दिया कि हम वक्फ बिल के ख़िलाफ़ रहेंगे और मुसलमानों के औकाफ के प्रोटेक्शन के लिए खड़े रहेंगे, और नीतीश कुमार ने भी इस तरह के सिग्नल्स दिए हैं कि वो इस वक्फ बिल के साथ नहीं जाएंगे चूँकि बिहार में चुनाव है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मर्तबा तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बिल कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ये बीजेपी के लिए जो उनकी एक वेल डिज़ाइन थ्योरी है कि वो मुसलमानों पे जुल्म करते हुए दिखना चाहती है, उसके लिए उनके पास ये गोल्डन टूल है वो उन्हें अटैक करने के लिए। क्योंकि हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास उनके ईमान के बाद जो सबसे बड़ा ख़जाना है तो वो उनके ये औकाफ है, उनकी तमाम मसाजिद, उनके कब्रिस्तान, उनके इंस्टीट्यूशन, उनकी दरगाहें, उनकी खानकाहें, उनके अस्पताल, उनके वेलफेयर के प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम इन्हीं औकाफ की जायदादों से या इन्हीं औकाफ की बिल्डिंग से चलते हैं। तो इसलिए कम्युनिटी पे ये बहुत बड़ा प्रहार होगा। जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कॉल दी है और जिस तरह से मुसलमानों में इस्तराब है और इस बिल के खिलाफ गुस्सा है, मैं समझता हूँ सरकार को ये काफ़ी भारी पड़ेगा। और हिंदुस्तानी मुसलमान चूँकि पहले से इस अपने यलगार का शिकार है, पहले से जो सरकार ने उसके ऊपर, उसके खाने पर, उसके पहनने पर, उसके हिजाब पर, उसके इलाकों पर जो ज़रब लगा रखी है, अटैक कर रखा है, तो पहले से वो परेशान है। मैं समझता हूं कि ये बिल पास कराना आइंदा भी सरकार के लिए मुश्किल होगा, लेकिन चूंकि जमहूरियत है, जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। अब ये वक्त बताएगा कि ये वक्फ बिल कहां टिक पाता है। मेरी समझ से सरकार को लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करते हुए दिखना चाहती है, तो फिर ये कैसी जमहूरियत है? सवाल तो ये भी हो जाता है। डॉक्टर रहमानी, जरा ये समझाइए कि फ्लोर का जो गणित है वो तो है ही है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ ये बिल क्यों लाया जा रहा है? एक तो बात ये है, और बार बार अगर सरकार ये कह रही, जगदम्बिका पाल ने बार बार ये बात कही कि ये बिल अभी आया नहीं, ये बिल आ रहा है और मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे सरकार पर? देखिए, पहली चीज़ तो मैं अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दूं कि मैं इस बिल के ख़िलाफ़ हूं, और ये बिल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो फ्रेम है और स्ट्रक्चर है उसकी रूह के ख़िलाफ़ है, इसलिए हम इसकी मुखालफत करते हैं बहुत ही ओपनली। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ये समझनी चाहिए कि ये एक्चुअली सिर्फ वक्फ का इशू नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेकुलर क्रीडेंशियल्स का इशू है एक्चुअली। बिकॉज आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार हमेशा कहता रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदलना चाहते हैं। 2024 के इलेक्शन के वक्त में बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों का बयान था, अब की बार 400 पार, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदल सकें। ये बात कही जाती रही है। अच्छा, अब जो नंबर है, जो तादाद आप भी बता रहे हैं, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज सच गवर्नमेंट नहीं ला सकती, और वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू नमाज के सफ में खड़े हैं, मैं उधर आ रहा हूं, मैं तुष्टीकरण की उस पॉलिसी पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन मुझे पहले ये वाजे करने दीजिए कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकती, उसकी तादाद नहीं है, आगे भी उसकी उम्मीद नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट जिसमें सेकुलर क्रीडेंशियल्स को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन हासिल है, उसे एक एक करके बीजेपी सिंपल अमेंडमेंट्स ला के खत्म कर रही है। मसलन 2019 में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन उसका एक पार्ट था कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर प्रहार करे। इसी तरीके से जो CAA लाया गया, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, इसी तरीके से इमिग्रेशन का जो अभी बिल लाया गया, उसी में ट्रिपल तलाक, और उसी में ये उसी कड़ी में ये वक्फ बिल भी है। तो इस तरीके से और भी बिल आएंगे बहुत सारे। तो एज सच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट न लाके कि इंडिया के सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए जो सेकुलर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अमेंडमेंट लाके एक स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यह मूवमेंट खड़ा नहीं करना चाहिए। अगर करना है, पार्लियामेंट में इंडिया अलायंस की पार्टीज इसकी मुखालफत करेंगी, यकीनी तौर पर पहले भी की, अब भी करेंगी, बहुत जोर से करेंगी। सड़क पर क्यों नहीं आती इंडिया अलायंस की पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल इशू है, धार्मिक इशू नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इशू है। तो इंडिया अलायंस की पॉलिटिकल पार्ट में शामिल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उनको पब्लिक मूवमेंट खड़ा करना चाहिए, ना कि किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए। तो आप इस मुल्क में आरएसएस के उस एजेंडे को कि जो कम्युनल पोलराइजेशन चाहता है उसको हवा दे रहे हैं, फ्यूल दे रहे हैं। तो ठीक है। इन्हीं मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को डिमांड करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी से कि आप आइए सड़क पे, हम तो साथ हैं ही आपके। तो वो ये जो स्ट्रेटेजी अपना रही हैं पार्टियां, सो कॉल्ड, आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके से मुस्लिम तंजीमें उनका साथ दे रही हैं, एक तरीके से गाहे वक्त उनका साथ जाने नहीं दे रही अनजाने। हैं, खुद ही अपने ऊपर एक मुसीबत ओढ़ ली है।